जो कांग्रेस की सरकार को मैं ढिशुम ढिशुम मारने का काम करती हूँ, क्यों करती हूँ? क्योंकि ये लोग दलाल प्रवृत्ति के रहे हैं। ये लोग हमारे भारत देश को पूरी तरीके से विदेशियों के हाथों में सौंपने का गांधी परिवार ने प्रण लिया था। और ये अगर संशोधन किए होंगे तो याद रखिएगा, इस झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार को हिला देंगे हम, खुद घुसेंगे और हेमंत सोरेन को घसीट के निकाल करके कहेंगे कि यही हमारा सबसे बड़ा वाला दलाल है। हमारा हम नहीं होते, आदिवासी नहीं होते तो शायद नहीं जाना जाता। अगर आप कहें आज भी इस देश का मूल मालिक जो है शिक्षा के लिए वंचित है, स्वच्छ पानी पीने के लिए वंचित है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से झारखंड राज्य में महज 19 साल की बेटी जो प्रेग्नेंट होती है उसको स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाती है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलती है। बहंगा से उसको लेके गांव से पहाड़ से लेके आते हैं जहाँ पे स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है, वहां पहुंचते जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते हैं। आप वर्तमान के ठगा सरकार, आदिवासियों को छलने वाला सरकार, आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक सरकार। आज इस ईसाई मिशनरियों के द्वारा में इतने जो षड्यंत्र रचा कि आज तक हेमंत सरकार उसको लागू नहीं कर पाया था। माफी नहीं मांगेगा तब तक उसका पैंट में खोलते रहूंगी, क्योंकि उसको बेइज्जत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक कौम के लिए राजनीति नहीं की जाती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे इस झारखंड राज्य का माननीय मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। अगर आदिवासियों से माफी आप नहीं मांगेंगे तो लगातार आपका बेइज्जत जलील करने का काम ये आदिवासी बेटी करने का काम करेगी। और हो सकता है आप लोगों में से जो धर्म परिवर्तन करके आ गए, क्या उसको रोकने की भी कोशिश होगी आप लोगों के माध्यम से या बिल्कुल बिल्कुल ग्राम सभा के माध्यम से ये अंकित किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन आदिवासियों के लिए अलग कॉलम बनाया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस भारत के संविधान से पहले भी हमारा कॉलम था और संविधान के बाद भी हमारा कॉलम रहा है। जनगणना 1961 की जब होती है तो उस समय की सरकार जो है हमारा कॉलम हटा देती है और लगातार जो कांग्रेस की सरकार को मैं ढिशुम ढिशुम मारने का काम करती हूँ, क्यों करती हूँ? क्योंकि ये लोग दलाल प्रवृत्ति के रहे हैं। ये लोग हमारे भारत देश को पूरी तरीके से विदेशियों के हाथों में सौंपने का गांधी परिवार ने प्रण लिया था। और ये मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठने वाले दलाल प्रवृत्ति के हमारे बीच में मौजूद जो कि पूरे भारत देश को गुमराह करने वाले राहुल बाबा से मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है इस देश का मूल मालिक? क्यों हमारा 29 सालों तक हम अनभिज्ञ रहे? अगर अनभिज्ञ रहने के बावजूद अगर महागठबंधन की सरकार अगर साजिश रचती है तो उनके साजिशों को तार तार करने के लिए हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग इस भारत का संविधान का सम्मान करते हुए आज तक बर्दाश्त करते हुए रहे हैं। लेकिन हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा अस्मिता के साथ या तो फिर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो भारत देश में संस्कृति के रूप में भारत देश जाना जाता है, संस्कृतियों के देश के रूप में, तो हमारी वजह से जाना जाता है। अगर हम नहीं होते, आदिवासी नहीं होते तो शायद नहीं जाना जाता। अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने संशोधन कराया होगा तो भारत के संविधान में भी आर्टिकल स्वशासन को अंकित करने वाला, सुरक्षित रखने वाला जो आर्टिकल्स मैंने बताया कि 283 टू आर्टिकल 283A आपको ये पढ़ना होगा। और आपको पढ़ना होगा अनुसूचित जनजातियों का जो क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्या होता है। 5वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए है, ना कि धर्मांतरितों के लिए। उनके लिए तो ऑलरेडी ईसाई का कॉलम है। ईसाई में जाति नहीं होती है। अगर जाति वाले अगर धर्मांतरित कर चुके हैं, आपको मानना नहीं मानना अलग बात होता है। इस भारत देश में किसी भी धर्म को, समुदाय को आप सम्मान दे सकते हैं, मान दे सकते हैं। लेकिन अगर चले जाते हैं मुसलमान में, तो हमारे लोग भी तो मुसलमान हुए हैं, लेकिन मुसलमान क्या आरक्षण खा रहे हैं?
क्या हिंदू बने हैं हमारे लोग तो हिंदू खा रहे हैं? इस भारत के संविधान में हमें सनातनियों के आधार पे सबसे लो कैटेगरी में आरक्षण दिया जाता है, गरीब कह के दिया जाता है। इन मन बुद्धियों को बताना होगा कि भारत का संविधान बढ़िया से पढ़िए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ईसाई जो है माइनॉरिटीज के कैटेगरी में आते हैं। और मैंने कल रात में भी पोस्ट किया है कि पूरे भारत देश की संस्कृति अगर सरना सनातन में टिकी है तो एक साथ होकर के क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे कि दलित सिंह की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर विपक्ष के जितने भी बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी के सांसद हैं, क्यों नहीं इस बात को प्रखरता से उठा रहे? क्योंकि पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी चलता हुआ सत्र को भंग करवा दिया था। 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के चलता हुआ स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जो सत्र था, उनका सरकार को हिलाने का काम पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने किया था। और लगातार उनके बाद का राजनीति देखिए, लगातार मिशनरियों का मिशन जो कि पैसे से बहुत ज्यादा धनबल और शिक्षा का लोभ और प्रलोभन देकर के चंगाई के माध्यम से, कभी ये लोग कहते हैं कि अंधा देखने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, और जो है गूंगे सुनने लगेंगे, और जो है मुर्दे सो जाग जाएंगे। तो इन लोगों को बैठा देना चाहिए हर एक अस्पताल के बाहर, या फिर जहां जहां लाशें जा रही हैं, सारे कब्रिस्तान कहिए या तो फिर शमशान घाट कहिए, वहां बैठा देना चाहिए इन लोगों को और वहां चंगाई करवाना चाहिए। औकात इनकी पता चल जाएगी लोगों को। इन लोगों ने गुमराह करते हुए पूरे भारत देश में अंधविश्वास फैलाने का काम ये मिशनरियों के मिशन के माध्यम से पूरे भारत में कब्जा करने के लिए इन लोगों के द्वारा फैलाया गया है। इन लोगों का मिशन अब कमजोर हो चुका है, ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक बात जो कि लगातार आदिवासियों को, ये जंगल का कहने वाले लोगों के लिए भी ये पेशा अधिनियम कानून मुंह पे तमाचा मार दिया है। 48 घंटा ये प्रशासन को 48 घंटा देना होगा, कारण बताना होगा 48 घंटों में कि किस लिए आप जो है ग्रामवासी को गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण बताना होगा, तभी ग्राम से आप उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फैसला है। लगातार हमें ये कह दिया जाता था कि हम क्रिमिनल हैं, हम जंगल वाले हैं, हम विकास के विरोधी हैं। तो ये हम ग्राम सभा के माध्यम से कहेंगे कि विकास चाहिए हमको, हम विकास के विरोधी नहीं है। आज भी इस देश का मूल मालिक जो है शिक्षा के लिए वंचित है, स्वच्छ पानी पीने के लिए वंचित है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से झारखंड राज्य में महज 19 साल की बेटी जो प्रेग्नेंट होती है उसको स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाती है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलती है। बहंगा से उसको लेके गांव से, पहाड़ से लेके आते हैं जहाँ पे स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है, वहां पहुंचते जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते हैं। आप देखिएगा वो घटना है गुमला का। गुमला महज 100 किलोमीटर है रांची से, महज 95 से 100 किलोमीटर है। क्या ऐसी मजबूरी है इस सरकार की? अगर उपलब्धि की बात करता है, 25 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, उनके पिता भी स्वर्गीय दिशम गुरुजी भी इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान रहे, लेकिन दुर्भाग्य है 25 साल के बाद उनका देहांत होता है। तो 10 कर्म करने के लिए उनके बेटे और उनका परिवार जब गांव जाता है तो पूरा देश देखा कि 10 दिनों में वो नेमरा में, उनका गांव का नाम है नेमरा में, वो बिजली लेके आते हैं, सड़कों का निर्माण करवाते हैं। 10 दिन में वो अपना गांव ठीक कर सकते हैं, तो वो 25 सालों में 25 गांवों का जीर्णोद्धार क्यों नहीं किए? ये प्रश्न चिन्ह बनता है। वर्तमान के ठगा सरकार, आदिवासियों को छलने वाला सरकार, आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक सरकार को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि आप 25 सालों में 25 गांव आपने डेवलपमेंट नहीं कर पाए। आप देखिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो करके आदिवासी अस्मिता को शर्मसार करते हैं, चाईबासा में एक पिता जो बेबस अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को वो झोला में लेके जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, और यहाँ की निर्लज्ज सरकार के माननीय मंत्री साहब जो सिर्फ और सिर्फ अपने कौम के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को प्रलोभन देखने के माध्यम से कहिए या तो सरकार का दुरुपयोग करने के माध्यम से कहिए, एक तरफ हमारे गरीब पिता का अपमान कर रहे हैं। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक उसका पैंट में खुलते रहूंगी।
जाऊंगी, क्योंकि उसको बेइज्जत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक कौम के लिए राजनीति नहीं की जाती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे इस झारखंड राज्य का माननीय मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, किसी एक धर्म की राजनीति नहीं होती है। मैं कहना चाहती हूँ कि इरफान अंसारी साहब, 3 लाख रुपया का पैकेज आप बिहार से बुला करके अपने कौम की बेटी को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। इस झारखंड राज्य जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य, जो आदिवासियों का राज्य में आप माननीय मुख्यमंत्री के चेले बन के जो घूम रहे हैं, झोला टांगने का जो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का जो खैरात में आपको गद्दी मिला है चमचागिरी करने के लिए, तो ये आला लगा के डॉक्टर बनने से नहीं होता है। थोड़ा सेवा भाव भी रखिए। फोटो खिंचा करके रील्स बनाने से आपको माननीय का दर्जा हम नहीं देंगे। अगर आदिवासियों से माफी आप नहीं मांगेंगे तो लगातार आपका बेइज्जत जलील करने का काम ये आदिवासी बेटी करने का काम करेगी। और मैं कहती हूँ कि आइंदा से आदिवासी अस्मिता पे सवाल उठाए, और आदिवासी का पैसा ही न खा रहे हैं जी, बाप का कुर्सी पे दोनों राज कर रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी की पत्नी विधायक है, भाई विधायक है, उनके मरहूम भाई की पत्नी विधायक रही, लेकिन उनका गांव 25 साल बाद जीर्णोद्धार होता है। तो ऐसे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदिवासी बेटा है, वो आदिवासियों का हितैषी कैसे हो सकता है? इसीलिए हमारे लिए पेशा अधिनियम कानून जब तक धरातल पे लागू नहीं होता है, तब तक हमारे लिए ये चैलेंजिंग है, और लगातार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, उलगुलान करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार इस भारत की संविधान की न्याय का मंदिर का, जिन्होंने हमारे जैसे आदिवासियों की आवाज को सुनने का काम किया उन्होंने। और हम सब तहे दिल से तमाम आदिवासी समुदाय के रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी जन्य जनजाति के लोग, जिस तरीके से सरना के लोग जो है, उरांव संस्कृति के लोग पढ़ा समाज के द्वारा स्वशासन को लागू करते हैं, जिस तरीके से बेदिया समाज के लोग जो है सरदारी व्यवस्था में अपना स्वशासन को लागू करते हैं, वैसे ही संथाली, मुंडारीज हो, ऐसे ही अन्य 33 जनजाति के लोग हैं। अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग सिस्टम, कस्टमरी लॉ को फॉलो करने वाले लोगों को एक नया आयाम मिलेगा, नया विकास की गंगा बहेगी। हम विकास के विरोधी नहीं है, हम भी विकास के, आपने बताया है, जी बहुत अच्छी बात है जी, विकास की उम्मीद करते हैं। जी जी, आपने क्या अंदर चल रहा है आपके साथ? शांति भाई, थोड़ा बात मत करो यार उधर। क्या डाउट चला, क्या उथल पुथल निशा जी के हृदय में चल रहा है? देखिए, चूंकि भारत के संविधान के तहत जो अंकित है हमारे लिए स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पेशा कानून, जिस तरीके से भूरिया कमेटी ने बनाया है, वैसे ही आप देखिएगा संविधान में आर्टिकल 283, आर्टिकल 283A या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला क्षेत्र, 5वीं अनुसूची के तहत जो नॉर्म्स लिखे गए हैं, जो स्वशासन को मानने वाले रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग जो है वो लगातार संघर्ष किए हैं। और 24 दिसंबर 1996 में ये लागू हुआ था संसद भवन में। ये किसी को सौगात में ये हेमंत सोरेन जी नहीं दे रहे हैं। हेमंत सोरेन जी के पास विकल्प नहीं है अब कि ये धर्मांतरित ईसाइयों को, मैंने कहा है कि ईसाई बोलिए चाहे मुसलमान को बोलिए, ये दोनों की सरकार है। उनको खुश कराने के लिए वो अगर कह रहे हैं आप कि वो 24 दिसंबर को लेके आए, तो ये उन लोगों की साजिश है जो कि पुनः गुमराह करना चाहते हैं झारखंड के तमाम मासूम आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले उन जनताओं को फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। इनकी कुवत नहीं थी इस सरकार के, न मंत्री की, न विधायक की, न यहाँ के सीएम की कुवत नहीं थी कि वो पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू कर सके। यहाँ पे बालू माफिया, यहाँ पे पत्थर माफिया, यहाँ पर बॉक्साइट माफिया, यहाँ पे जमीन माफिया हावी है, और इन लोगों के दलाल प्रवृत्ति के लोगों से सराउंडिंग्स में घिरे हुए
माननीय मुख्यमंत्री अपने आप का रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और उनको डर सता रहा है कि अगर आप लोगों के समक्ष में अगर पेशा अधिनियम 1996 का पूरा अगर कहानी आपको बताएंगे, नियमावली बताएंगे, तो शायद उनके सबसे प्रिय लोगों को चोट पहुंचेगी, आघात पहुंचेगा। इसीलिए इस क्रिसमस के समय जो विदेशी धर्म को मानने वाले, विदेशी ताकत को बढ़ाने वाले का सपोर्ट करने वाला ये सरकार को आज आघात पहुंचा है और उनके अनुयायियों का दिल जो है कचोट रहा है कि आज जो हम लोग नाचने का, डेगने का, प्रभु यीशु का जन्म मनाने का दिन में आज उनका जो कहा जाए तो आघात जो पहुंचा, लोग लगातार इन लोगों के माध्यम से, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, लगातार ये लोग हस्तक्षेप करते रहे हैं। ये लोग कौन है? धर्मांतरित लोग हैं जो हस्तक्षेप किए हैं। आज उनके लिए सबसे बड़ा मुंह में तमाचा पड़ा है। अगर इस सरकार के तहत आने वाला अगर ईसाई और मुसलमानों का सपोर्ट के माध्यम से अगर किसी भी तरह का अगर संशोधन किए होंगे तो याद रखिएगा, इस झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार को हिला देंगे हम, खुद घुसेंगे और हेमंत सोरेन को घसीट के निकाल करके कहेंगे कि यही हमारा सबसे बड़ा वाला दलाल है, हमारा आदिवासी समुदाय को भटकाने वाला यही है जिसको कुर्सी से उठा करके उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो हमारे लिए वो जगह शायद वो नहीं दिए होंगे। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि जब हमारा धरातल में लागू हो जाए उसके बाद हम ये तय करेंगे कि किस तरीके से हमारे लोगों को ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि गांव-गांव में हमारे लोगों को माफियाज लोगों ने दबा दिया है, कुचलने का काम किया है। चाहे जमीन दलाल हो, चाहे पत्थर दलाल, माइंस के दलाल हो, कोयला माफिया हो। मैंने बोला लगातार इस झारखंड राज्य में अगर इतना ही बड़ा हितैषी होते तो क्यों ये हस्तक्षेप करने का इंतजार कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी? ऐसा था तो यहाँ पे भी हस्तक्षेप किया गया था। डीआईजी ग्राउंड के उन रैयतों का क्या आज कह रहे हैं कि भाई मैंने किया। अगर आज हस्तक्षेप नहीं करता अगर माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना, तो शायद हमें और कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता। हम तहे दिल से हम इस भारत के संविधान की आत्मा को हृदय से, एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं उन सभी पदाधिकारियों को जो शीर्ष में बैठे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि आज भी न्याय के मंदिर में हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग विद्यमान नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड से हो चाहे पूरे भारत से हो, आदिवासी समुदाय हर फील्ड में अभी हमारा पीछे है और जो हमारे सिस्टम को मारने की कोशिश कर रहे हैं उनको अब समय आ गया है जवाब देने का। धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहते हैं? वो पेशा एक में लिखा है विजय लकड़ा जी, केंद्रीय सरना समिति के महिला अध्यक्ष निशा भगत जी को, शिबू नायक जी को, कि इन्होंने उस बात को जानते थे कि पेशा कानून क्यों हमारे लिए जरूरी है। और आज इस ईसाई मिशनरियों के द्वारा में इतने जो षड्यंत्र रचा कि आज तक हेमंत सरकार उसको लागू नहीं कर पाया था। ये तो झारखंड उच्च न्यायालय का जो है हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों को जिन्होंने आदिवासियों को दर्द को समझा और उन्होंने झारखंड सरकार को नोटिस किया कि आप जल्द से जल्द झारखंड में पेशा कानून लागू करो। और उन्होंने आनंद फानंद में कैबिनेट विशेष सत्र बुला करके उसने पास कराया। निर्णय मुख्यमंत्री को नहीं था, पदाधिकारियों का। निश्चित तौर से अगर इनको हृदय में इनको रहता है कि हमको पेशा कानून लागू करना है, लेकिन मैं बता देता हूँ पंचायत राज निदेशक जो निशा उरांव थी, इनको भी काफी परेशान किया सरकार के द्वारा में। इनको जो नियमावली थे उसको भी बनाने के लिए उसको स्वतंत्र नहीं दिया गया, जिसके कारण आज उनको जो पंचायती निदेशक थे उनको उस पद से हटा दिया गया। अंततः आज देखिए झारखंड उच्च न्यायालय के दबाव में झारखंड सरकार मजबूरी में इसको कैबिनेट से पास किया। चलिए देर से सही दुरुस्त से, लेकिन पास किया। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। लेकिन अब जो है समय आ गया है कि कैसे हमारे पूर्वज जो वर्षों से संघर्ष करते आ रहे थे उनका जो सपना साकार हुआ है और जब पेशा कानून लागू हो गया, इसको धरातल में कैसे हम अपने रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानने वाला पहान है, पंधोरा है, मातो है, मुड़ा है, डोकलो है, सोहरो है,
हड़ा मांझी है। तो ऐसे लोग कैसे जो है गांव की जो शक्तियां है, या तो वित्त शक्तियां है, या तो नियंत्रण की शक्तियां है, या तो संचालन की शक्तियां हैं, कैसे हम अपने क्षेत्रों में जो भी होता है, खनिज है, कोयला है, बालू है, गिट्टी है, अभ्रक है, कैसे हम अपने गांव के संसाधनों को, खनिज संसाधनों को कैसे हम उपयोग करेंगे, कैसे हम इसको बेचेंगे। न्यायालय का आभार है, लेकिन अब अगर नियमावली की बात करें तो 3 महीने के भीतर धरातल पर उतारने की योजना है। क्या लगता है अगर 3 महीने के भीतर नहीं होता तो? निश्चित तौर से जिस तरह से पेशा कानून को लागू करने में ये सरकार जो देरी किया, और विशेष समुदाय को, जो गैर रूढ़ी प्रथा को मानने वाले लोग को खुश करने के लिए आज पेशा को लटका दिया गया था। अब नियमावली में भी हमको वही अंदेशा है कि लोग को फायदा पहुंचे, कैसे फायदा पहुंचे, कैसे उसमें छेद करे, इसको लेकर के वो लोग अपना जो है अपना दिमाग लगा दिए होंगे। लेकिन हम लोग भी कमर कस लिए हैं कि 1996 का हूबहू जो भूरिया कमेटी के द्वारा लागू किया गया था, उसी तरह से हम लोग को पेशा लागू होना चाहिए, नहीं तो आंदोलन हम लोग और तेज करेंगे। डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन सा पेशा, इसमें जो कुछ संशोधन के साथ बात है, कौन सा संशोधन? वही संशोधन है जो हम और आप कभी से बात कर रहे थे कि कैसे मिशनरियों को फायदा पहुंचा है, ऐसे ही संशोधन है। उसमें बेंच मारेगा कि कैसे हम गैर रूढ़ी प्रथा जो मानने वाला है उसको कैसे फायदा पहुंचाएंगे, वही वाला है संशोधन। समझ गए ना? हमको संशोधन नहीं चाहिए, हमको 1996 वाला जो भूरिया कमेटी के द्वारा बनाया गया था वो वाला हमको चाहिए। तैयार है, उद्यान जारी रहेगा। जय आदिवासी, जय सरकार। किसी से नहीं डरना। लिए भी नहीं गए हैं, अगर किए भी होंगे तो 1 या 2 बार किए होंगे, स्कूल परिया में किए होंगे, या तो 1-2 परिया में किए होंगे, हमको नहीं लगता है जी। आपके अंदर जो आग है, दुख है, ये दुख है, ये दर्द है। तो आप चाहेंगे कि जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियों में जो आदिवासी नेता हैं अपने अंतरात्मा की सबकी अंतरात्मा मर चुकी है। अगर इतना ही अगर इस सरकार का विरोध करने के लिए विपक्ष अगर मजबूत होता, विपक्ष में भी देखिए किसकी बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं ना। आप लोग लगातार सुनते होंगे कि मैं आरएसएस की दलाल के रूप में जाने जा रही हूँ, या फिर बीजेपी की बी टीम के रूप में, या फलना चिलना ढेकना। तो मैं उनको भी चैलेंज करती हूँ, क्या ये लोग गूंगा और बहिरा हो गया है? आज तक इन लोगों ने क्यों नहीं देखा? आज हम चावल बांटने चले गए तो हमारे पीछे जमीन दलाल प्रवृत्ति के लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम भी नेता हैं। तो ऐसा नहीं चलता है, सबको लपेटूंगी, सबको रेलूंगी। हमारे आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे फलना चिल्ला ढेकना कोई भी पार्टी से हो, सबको मारूंगी इस बार। क्योंकि हम पे जो चोट लगी है, जो आघात पहुंचा है, वर्षों से झेलते आ रहे हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंडी आदिवासी वो पुत्र है, मैं ये कहना चाहती हूँ उनके पुत्र हैं, और उनके बारे में आप मुझे बता दीजिए। ये भारत देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, आपने कभी उनको आंदोलन करते देखा? चाहे वो स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, चाहे यहाँ के वृद्धाओं के परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, चाहे जो हमारे गाँव में पानी, जो स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, इसकी बात कीजिए। उन्होंने क्या काम किया? अपने पिता के खैरात में मिलने वाला जो हम लोगों ने आदिवासी बेटा बोल करके जनता के द्वारा, जनता के लिए चुन करके लेके आए, लेकिन लगातार बिचौलियों के साथ है। देख लीजिए ना, एक आदिवासी बेटा को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। उनका जो हत्या हुआ था उसके पीछे का नाम था पंकज मिश्रा, उनका पत्थर का कारोबारी है। अब देखिए कि इससे पहले और एक बेटी की हत्या हुई थी, रूपा तिर्की, एग्जैक्टली। तो इन लोगों के बीच का व्यक्ति कैसा हो सकता है जो लगातार फर्जी लोगों के साथ फर्जी मुख्यमंत्री, बिल्कुल फर्जी लोगों के साथ इस झारखंड राज्य को छलने वाला फर्जी माननीय मुख्यमंत्री है, जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। कोई आंदोलन नहीं किया है इन्होंने, कोई कार्य नहीं किया है।